नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सबसे पहले इस वक्त खबर आ रही है झारखंड से, जहां पे ये खबर है कि झारखंड के धनबाद में एक कोयले की खान धंस गई है। यहां पर गैर कानूनी तरीके से कोयला निकालने का काम चल रहा था और तभी ये हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और 10 लोग फंसे हुए हैं। मलबे में लोगों की तलाश भी जारी है। ईस्टर्न कोलफील्ड और इलाके में आउटसोर्सिंग के आधार पर कोयला खनन करने वाली कंपनी का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी ठीक है। तो आप भी यहाँ पर हैं, हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं इसको, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है, उसके लिए तो बड़ा मशीनरी ही चाहिए होगा यहाँ पर। लोग अभी तक हम लोग को सूचना नहीं दिया है कि उनके घर का की मिसिंग है, और यहाँ पर अगर दबे हैं तो मलबा हटाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हरिवंश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हरिवंश, वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये भी जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड और जो वहां पे कोयला के खनन में जो कंपनियां जुटी उनके अधिकारी कुछ कह नहीं रहे हैं और ये गैर कानूनी तरीके से खनन का काम चल रहा था। तो जाहिर है कि जो लोग खनन में उतरते हैं, खदानों में उतरते हैं, उनकी किसी भी तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी तो होती नहीं है। इस समय वहां पर क्या स्थिति बताई जा रही है? नगमा, अभी वहां जो स्थिति है वो रेस्क्यू की टीम जो है ईसीएल की तरफ से वो रेस्क्यू कर रही है। 5 लोगों की सब अभी निकाला जा चुका है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। ये घटना सुबह की है। करीब 5 बजे कुछ ग्रामीणों ने हल्ला किया कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो दब गए हैं। उसके बाद प्रशासन, करीब 2-3 घंटे लगे, प्रशासन जब वहां पे आई उसके बाद पता चला कि हाँ कुछ लोगों के दबे की होने की आशंका है। फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और ये करते दोपहर में इन लोगों की तरफ से रेस्क्यू होना शुरू हुआ और उसी दौरान 5 लोग का शव निकला है। अभी भी कई लोग के दबे होने की आशंका है, जिसको कि ईसीएल के अधिकारियों की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, और हरिवंश, यहाँ पर ये गैर कानूनी खनन का काम अब भी चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और जो कोलफील्ड्स हैं वहां पर वो इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनसे नहीं मिली है? नहीं, ईसीएल की तरफ से कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और ये यहाँ पूरे झारखंड की बात करें तो काफी ऐसे माइंस है जहाँ पे उत्खनन होता है और जब कोयला नहीं होता है तो उसको बंद करना होता है। प्रॉपर तरीके से बालू से फिलिंग करके उसको बंद किया जाता है। बट ऐसा यहाँ जो है नगमा नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इस तरह की घटना आए दिन होते रहता है। और इस पे यदि कंपनी की ओर से यदि लोग एक्शन ले, सही तरीके से माइंस को फिल किया जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जी, पर यही समस्या है कि गैर कानूनी तरीके से खनन का काम चलता है, इसलिए कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता या जिस तरह की यहाँ पर जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। धन्यवाद आपका हरिवंश। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है, लोगों को तलाशने का काम जो है वो जारी है। और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बजट की बात करते हैं। मंगलवार को बजट पेश कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। तब ये उम्मीद लोग लगाए हुए थे, आम लोग कम से कम, कि उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिले, खास करके टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया जाए, मध्यम वर्ग को कुछ राहत शायद दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे लॉकडाउन के बाद परेशान हुए आम आदमी की परेशानी कुछ कम हो। एक ही साल में कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका जो मध्यम वर्ग है या जो लोअर मिडिल क्लास है, निम्न मध्यम वर्ग है, वो बजट से मायूस है। संसद में पेश 2022-23 के बजट से उम्मीद थी कि आम आदमी की जेब में शायद कुछ पैसे आए, कुछ राहत मिले, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने के फैसले से लोगों का दिल टूटा है। जानकारों के मुताबिक बजट में पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर राहत न मिलने से शेयर बाजार उतना नहीं चढ़ा जितना चढ़ना चाहिए था। तो आम लोग मायूस हैं इन बातों से, पर सीबीडीटी प्रमुख का कहना है कि बजट में राहत तो मिली है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सरचार्ज में राहत दी गई है, जबकि सीबीआईटीसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि हम चाहते हैं ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो।
इस साल के बजट पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन जेबी महापात्रा और सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी। महापात्रा सर, पहले आपसे ये पूछूंगा कि एक उम्मीद थी कि कोरोना संकट के दौरान जो औसत आय है लोगों की, चाहे वो उद्योग जगत हो या आम आदमी हो, उस औसत आय पर असर पड़ा था और सब लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे। ये उम्मीद थी कि कुछ राहत आप देंगे टैक्स पेयर्स को, लेकिन शायद पिछले कई साल में पहला मौका होगा जब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्या थिंकिंग है इसके पीछे? क्यों आपने टैक्स स्लैब को छुआ नहीं या कोई राहत नहीं दी? नहीं, राहत तो मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। सरचार्जेस जिसमें राहत दिए हैं, डिडक्शंस में भी हम लोग 2 डिडक्शंस को एनलार्ज किए हैं इंडिविजुअल्स के लिए भी। बट दिस ईयर वी ट्राई टू स्टे द कोर्स। वी वांटेड द इकोनॉमी टू गेट स्ट्रॉन्गर to meet the uncertainty and the challenges of the future, because one doesn't know how the next year will play out. That's the reason कि हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टैक्स पेयर कन्वीनियंस, ये दोनों को मद्देनजर देख के हम अपना बजट का वर्कआउट किए हैं। आपने बजट वर्कआउट किया है। एक सवाल विवेक जौहरी सर, जिस पर अब मुझे लगता है कि काफी चर्चा होने वाली है, वो एडिशनल जो आपने एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर का लगाने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो भी तेल कंपनी, रिफाइनरी कंपनी अगर ब्लेंडेड फ्यूल नहीं बेचती है तो उसको 2 रुपए का एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देना होगा। टैक्स बढ़ेगा और हम सब जानते हैं मार्केट ड्रिवन एज है ये, इसमें मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग पॉलिसी भी है पेट्रोलियम कंपनियों की, और एक आशंका भी है कि ये अतिरिक्त बोझ जो सरकार उनसे टैक्स वसूलेगी तो संभव है कि वो कुछ हिस्सा आम उपभोक्ता को भी ट्रांसफर कर दें। इसके पीछे क्या सोच है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ऑब्जेक्टिव तो स्पष्ट है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो। और ग्रीन फ्यूल से मतलब सीधा है कि जिसमें हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करें पेट्रोल में और बायोडीजल का इस्तेमाल करें डीजल में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें कम करना है। वी आर कमिटेड टू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव तो यही है। हमने वक्त दिया है पेट्रोलियम कंपनीज को कि इसके लिए तैयारी करें, और हम ये चाहते हैं कि जो वो अभी निर्धारित सीमा है वहां तक ब्लेंडिंग जो नहीं कर पा रहे हैं उसको अचीव करने की कोशिश करें। लक्ष्य तो यही है। हाँ। तो आम आदमी मायूस है और आम आदमी का बजट जो है वो भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बजट सदाबहार है। ऐसे लोग आयकर विभाग के निशाने पर हैं। नोएडा में यूपी काडर के पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर आरएन सिंह के घर पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। और देखिए कि ये पूरा मामला क्या है मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में। फर्श पर सैकड़ों की संख्या में रखी 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां। नोट मिलने का ये सिलसिला अभी जारी है और इनकी गिनती भी। ये खजाना इस मकान के बेसमेंट से मिला है और ये मकान है यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस वक्त मैं हूं नोएडा के सेक्टर 50 में और इसी मकान में रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन सिंह। आरएन सिंह के घर में बीते रविवार से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल आरएन सिंह का जो घर है उसके बेसमेंट में एक लॉकर की फर्म है जो कि उनके बेटे चलाते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 के इस मकान में रविवार से आयकर विभाग की टीम तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल मकान के बेसमेंट में आरएन सिंह का बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है जिसमें करीब 650 लॉकर हैं। ये लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इन्हीं लॉकरों से करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि कुल कितना कैश मिला है और ये किसका है। हालांकि आरएन सिंह का दावा है कि 2 लॉकर उनके जरूर हैं, लेकिन ये पैसा उनका नहीं है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है।
इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है। आरएल सिंह यूपी में डीजी अभियोजन रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनके लॉकर हैं उनके केवाईसी फॉर्म नहीं भरे थे। कई लॉकर पुलिस वालों के भी बताए जा रहे हैं। अब लॉकरों को तोड़कर तलाशी जारी है। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में एक ब्रेक के बाद देखिए बोलो कि बीजेपी सपोर्टर हो, जबरदस्ती समर्थक बनवाने का नजारा। नहीं मैं भाजपा कांग्रेस में वोट पड़ गए, क्या चीज लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा क्यों नहीं? ट्वेल्व कांग्रेस ही है तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ इतनी बार हम समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी आप लोग को। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर का एक नजारा। ये वीडियो कानपुर से है, जहां पर एक शख्स एक उम्रदराज शख्स को जबरन बीजेपी समर्थक साबित करने पर तुला है, लेकिन बुजुर्ग है कि मानते नहीं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं भाजपाई हो, मैं भाजपाई है। क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, क्या चीज? लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा क्यों नहीं? ट्वेल्व कांग्रेस ही है। तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ इतनी बार हम समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी आप लोग को। वीडियो आपने देखा, इसमें एक शख्स जबरदस्ती एक बुजुर्ग को कह रहा है कि अब बताइए कि आप भाजपाई हैं। वो कह रहे हैं नहीं। पुलिस इसे आपस का हंसी मजाक बता रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के थाना काकादेव के संदर्भ में, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके संदर्भ में छानबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है और जिससे बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह भदौरिया उनका नाम है। भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी से राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी ज्वाइन करने के संदर्भ में। तो उसमें भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी का ये कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। और प्रयागराज में आज ठंड पर आस्था भारी पड़ी। भाषण बहुत ज़बरदस्त, वहां पर कोहरा था, भीषण कोहरा था और सर्द हवाएं चल रही थीं और इन सर्द हवाओं के बीच लोगों ने पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की, किंतु कोविड-19 से जुड़ी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। यहां पर काफ़ी भीड़ आई और ठंड के बावजूद लोगों ने यहां डुबकी लगाई। बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।